हेलो बच्चों, तो लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 01, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो बच्चों अगर बात करें तो इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने स्टडी किए थे वहां पे चैप्टर मोशन किए थे, ठीक है। और इस चैप्टर में हमें दो चीज़ों को पढ़ना है, एक तो फोर्स पढ़ना है, दूसरा हमें लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है, ठीक है। फोर्स पढ़ना है और दूसरा लॉज ऑफ मोशन पढ़ना है। इससे पहले हमने पढ़ा था चैप्टर मोशन, जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता था, ठीक है। और कुछ इनिशियल वेलोसिटी उसका हुआ करता था, कहीं पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो हुआ करता था, ठीक है। और जब चैप्टर मोशन में बेसिकली अगर देखा जाए तो दो चीज़ों को हमने स्टडी किए थे, एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना और दूसरा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होना। इस तरह के हमने मोशन देख चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में हमें यह सीखने के लिए मिलेगा कि मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रही तो किन की वजह से हो रहा है, ठीक है। मोशन अगर कोई ऑब्जेक्ट कर रही है तो किन की वजह से हो रहा है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको मोशन कराने का, ठीक है। इस चैप्टर में हम ये सब जानेंगे। तो आज हम जो बेसिकली डिस्कस करेंगे वो फोर्स के ऊपर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लॉज हम इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे, फोर्स डिस्कस करेंगे और 5-6 न्यूमेरिकल आप लोग को करा देंगे, जिससे फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला बात हमारे दिमाग में आता है कि फोर्स क्या होता है, ठीक है। फोर्स, पुश या पुल अप्लाइड एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। क्या हमने कहा? फोर्स हम उसे कहते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल अप्लाइड करते हैं, उसे फोर्स कहते हैं, ठीक है। अगर और आसान करें तो किसी ऑब्जेक्ट को या तो धक्का मारे या तो खींचे, इसी को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। Force may be defined as the push or pull applied on any object. It is called force. ठीक, क्या कह रहा है कि फोर्स हम डिफाइन कर सकते हैं पुश या पुल जब किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड करते हैं उसी को हम फोर्स कहते हैं। अगर हम बात करें कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इज इक्वल टू होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या क्या होता है, तो मास और एक्सेलरेशन का होता है। जहां पे आपको पता है कि वेयर वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? ऑब्जेक्ट का मास होता है, ठीक है। और a क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। बताइए, एक्सेलरेशन के भी बारे में आप जानते हो और मास के बारे में भी आप जानते हो, ठीक है। तो मास पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस नहीं किया, इसमें हमें जरूरत पड़ेगा। अगर हम एक्सेलरेशन की हम बात करें, अगर एक्सेलरेशन में जाए तो एक्सेलरेशन क्या करता है, ठीक है। एक्सेलरेशन का काम क्या है, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है ऑब्जेक्ट की, उसके वेलोसिटी को क्या करता है, या तो कंटिन्यू उसको इंक्रीज करता है या तो कंटिन्यू डिक्रीज करता है। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक्सेलरेशन जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक। ये सब चीजें भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स दैट, ठीक है, इंक्रीज या तो वेलोसिटी इंक्रीज लिखते हैं ना, इट मीन्स दैट वेलोसिटी इंक्रीज, इंक्रीजेस, है ना, इंक्रीज ने इंक्रीजेस। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो इट मीन्स अच्छा, यहां मैंने गलत लिखा है ना, मीन्स दैट वेलोसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस, ठीक।
ये दो चीजें हमने पहले जान चुके हैं, ठीक है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब कि कंटिन्यू वेलोसिटी बढ़ना, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है कि कंटिन्यू वेलोसिटी घटना, ठीक है। तो हमने तो चलो एक्सेलरेशन को थोड़ा सा डिस्कस कर लिए, और फोर्स में अभी हमें और थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है, ठीक है। अगर हम फोर्स का एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। और जो एसआई यूनिट है न्यूटन को, उसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन, ठीक है। एसआई यूनिट को जो है न्यूटन को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक। अब देखिए जो फोर्स होते हैं वो किसी सिस्टम के लिए दो तरह के होते हैं, ठीक है। क्या हमने कहा कि किसी सिस्टम के लिए अगर हम बात करें फोर्स, तो दो तरह के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम टाइप्स अब देखते हैं फोर्स, है ना। फोर्स हमने कहा टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है बैलेंस फोर्स, और दूसरा होता है अनबैलेंस। फोर्स आर टू टाइप्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। बैलेंस फोर्स, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बैलेंस फोर्स क्या होता है। तो समझिएगा, सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट है या कोई सिस्टम है जिसका मास m, ठीक। और इधर से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, F1 कह देते हैं। और इधर से मैंने 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया जिसको हम F2 कहेंगे, ठीक है। तो जब इस बॉडी का, ब्लॉक का, सिस्टम का, ठीक है, हम सिस्टम कहेंगे। देखिए, यदि किसी सिस्टम का नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, या नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाएगा, तो ऐसे फोर्स को कहते हैं बैलेंस फोर्स। क्या हमने कहा? बैलेंस फोर्स वे फोर्स होते हैं जिनका नेट फोर्स 0 हो, उसे हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। पहले लिखते हैं थोड़ा सा, ऐसे समझिए। सपोज दैट, पहले समझा ही देते हैं, सब समझो जरा सा। मान लो कि ये मैंने इस तरीके से हाथ को फैला के रखा है, ठीक है, और एक इधर से फोर्स अप्लाई कर रहा है, एक इधर से फोर्स, यानी कि दो लोग जो हैं दोनों हाथ पकड़ के खींच रहे, ठीक है। तो दिमाग में ये मत कहना कि हाथ निकल जाएंगे, ठीक है, पहले समझो बात को, ठीक है। खींच रहा है, तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहेंगे, ठीक है। क्या हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो बैलेंस फोर्स होगा? क्या हम कंफर्म कह सकते हैं कि वो अनबैलेंस फोर्स होगा? ठीक है। तो देखो, कंफर्म हम यहां नहीं बता सकते कि बैलेंस फोर्स होगा, क्योंकि दो बंदे जो है मेरे हाथ, दोनों हाथ को पकड़ के खींच रहे हैं, ठीक है। क्या पता कि अगला, अगर मान लो सपोज दैट कि 6 न्यूटन का फोर्स लगाया और किसी दूसरे ने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, सपोज दैट इसमें 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इसमें 6 न्यूटन का, ठीक है। तो मेरा मूवमेंट किधर होगा? 6 न्यूटन की तरफ होगा, ठीक है। तो ये बैलेंस फोर्स नहीं हुआ, अनबैलेंस फोर्स हुआ, है ना। अगर 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 दोनों फोर्सेस इक्वल अमाउंट में लगाते हैं, ठीक है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उस केस में जो हमारा बॉडी होगा या हम होंगे, कह सकते हैं, वो बैलेंस कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि नेट फोर्स का मतलब होता है द सम ऑफ टोटल फोर्सेस, ठीक है। नेट फोर्स है ना, नेट फोर्स को लिखते हैं एफ नेट। देखो, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, और जो अपोजिट डायरेक्शन में है उसको नेगेटिव लूंगा। अगर दोनों फोर्सेस का हम सम करेंगे तो क्या आएगा, जरा सा देखो। 5 न्यूटन का ये फोर्स लगा है और 5 न्यूटन का ये लगा है, इन दोनों का सम कितना आया? 0 के बराबर।
तो ऐसे फोर्स को हम कहते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, अगर इसका डिफिनेशन आपसे पूछा जाए तो क्या जवाब देंगे? अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए क्या जवाब देंगे? ठीक है, तो लिख देते हैं 2 लाइन आपके लिए। ठीक है, इफ द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम और ऑब्जेक्ट is equal to 0, then the system है ना, then the system said to be बैलेंस सिस्टम। बैलेंस फोर्स कहेंगे, है बैलेंस फोर्स। क्या हमने लिखा कि यदि नेट फोर्स सिस्टम का 0 के बराबर हो जाए तो ऐसे सिस्टम को हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। ऐसे सिस्टम को बैलेंस फोर्स कह सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो हम उसे क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, आगे में बात करते हैं और अनबैलेंस को एक्सप्लेन करते हैं। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता कि बैलेंस फोर्स में समझ में नहीं आया हो तो, क्योंकि यही डेटा मैं यहां कॉपी करने वाला हूं। ठीक है, कंफ्यूज होकर नहीं पढ़ना है। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? सपोज दैट मैं इसको यहां समझा रहा हूं, एक ब्लॉक है जिसका मास m है। ठीक है, और इधर से लगा रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, कम है यार कोई बात नहीं, और इधर से लगा रहा है 3 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को क्या कहेंगे हम? अनबैलेंस सिस्टम कहेंगे और अनबैलेंस फोर्स कहेंगे। ठीक है, फिर से समझो, कंफ्यूज नहीं करो। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? यदि किसी सिस्टम पे लगने वाला बल, ठीक है, 0 के बराबर ना हो तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं, सॉरी, ऐसे फोर्स को हम कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। क्या लिखेंगे? यहां लिखते हैं कि इफ द नेट फोर्स of the system is not equal to 0, that is called unbalanced force। या तो आप कह सकते हैं then the system है ना, said to be unbalanced है ना फोर्स। यदि किसी सिस्टम पे लगने वाला बल 0 के बराबर नहीं है तो उसे कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, देखो इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा था। क्या ये सिस्टम बैलेंस है? नहीं है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है इनका अब रिजल्टेंट निकालने जाओगे तो -1 न्यूटन आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देखिए, अगर आप देखने जाएंगे तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट फोर्स आ जाएगा आपके पास में 2 - 3 इज इक्वल टू -1 न्यूटन। ठीक है, बताइए क्या इसमें नेट फोर्स 0 है, टोटल फोर्स 0 है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, एक बार समराइज करवाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स क्या होता, तो हमने ये जाना कि
पुश या पुल किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाइड करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फोर्स। ठीक है, फिर हमने देखा कि फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो F इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, जहां पे m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और a क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन अगर है तो इसका मतलब है कि कंटिन्यू वेलोसिटी बढ़ रहा है, और नेगेटिव अगर एक्सेलरेशन है तो कंटिन्यू वेलोसिटी घट रही है। फिर हमने देखा कि एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का। एसआई यूनिट जो होता है फोर्स का वो न्यूटन होता है। ठीक है, और न्यूटन को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। फिर हमने आगे में जाना कि फोर्स जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक बैलेंस फोर्स होता है, एक अनबैलेंस फोर्स होता है। फिर मैंने आपको समझाया कि बैलेंस फोर्स हम तब डिफाइन करते हैं यदि किसी सिस्टम पे लगने वाला जो फोर्स है उसका नेट फोर्स, ठीक है, उसका नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि तो उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है, और यदि किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स या तो टोटल फोर्स उस सिस्टम का 0 के बराबर ना हो तो उसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, बैलेंस फोर्स को हमने कहा कि यदि किसी सिस्टम का नेट फोर्स 0 के बराबर हो जाए तो हम लोग उसे कहते हैं बैलेंस फोर्स, और यदि किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 ना हो तो उसे कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। अगर यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, फिर मैं समझा दूंगा। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो हम मूव करेंगे, इसके प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अ मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ मास 50 kg with a force of 80 Newton. What will be the acceleration of the box? क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक मैन 50 kg बॉक्स को पुश कर रहा है 80 न्यूटन फोर्स के साथ में, तो एक्सेलरेशन उस बॉक्स का क्या होगा। ठीक है, आगे में कह रहा व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए इफ द मास वेयर हेल्प्ड या डबल। ठीक है, यदि मास को दोगुनी कर दिया जाए तो उस बॉक्स का क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक बार और समझा दूंगा, परेशान मत हो। सपोज दैट हमने मान लिया कि ये बॉक्स है जिसका मास यानी जिनका मास 50 kg है, और इस बॉक्स को पुश कर रहा है 80 न्यूटन फोर्स के साथ। ठीक है, यानी कि इस बॉक्स को जो धक्का लगा रहा है आदमी उसमें फोर्स एक्सर्ट कर रहा है 80 न्यूटन का, तो बताना है एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन और आगे में अराइज होता है कि यदि इस बॉक्स का मास दोगुनी कर दिया जाए, 2 टाइम्स कर दिया जाए, हेल्प कर दिया जाए या डबल कर दिया जाए तो एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, हेबल्ट। ठीक है, याद रख लेना, या तो मैं और ऐड कर देता हूं डबल। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपने को एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अपने पास गिवन है फोर्स 80 न्यूटन का, ठीक है, और मास गिवन है 50 kg का। ठीक है, एक्सेलरेशन पता करना है क्या। ठीक, देखो इसी को सॉल्व करने के बाद रुकना नहीं है, क्योंकि यहां से आगे से फिर अनदर क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाय मास हो जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने जाओगे तो फोर्स कितना है 80 न्यूटन का, और मास कितना है 50 का, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और आगे में अगर सॉल्व करने जाएंगे तो 8/5 ये मिल जाएगा, डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 5 एकम 5, ठीक है, 3 बचेगा 5 36 यानी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन बॉक्स का हमें पता चल गया। कब का पता चला, जब बॉक्स 50 kg का था। अब क्या कह रहे हैं कि अगर इस बॉक्स को, ठीक है, हेवल्ड कर दिया जाए या डबल कर दिया जाए तो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है,
तो देखो आपका मर्जी, आप चाहें तो इसको डायरेक्ट, देखो मैं कर रहा हूं, अब निकालना है हमें एक्सीलरेशन, बताना है जब बॉक्स को हेवल्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स बाई एम हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, फोर्स बाई एम हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक, आगे बढ़े। अब बताइए ये हमने अभी निकाल के लाया है, कितना निकाल के लाए हैं, 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये निकाल के लाए। क्या हम यदि 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 2 टाइम्स कर दें जो फोर्स निकाल के लाए तो काम हो जाएगा, बताओ भाई, हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 16×32, पॉइंट लगेगा, एक पॉइंट है तो मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो उस बॉक्स का जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन देखो कोई मैच कर रहा है तो, अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं बेटे, तो ये मिस्टेक लिख गया है, ठीक है, इसको सही कर लेना, फिर भी मैं देख लेता हूँ। क्योंकि यार गलत नहीं होना चाहिए ना, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, 3.2 ही ऑप्शन है, ठीक है, मिस्टेक हो गया था बेटे, उसे सही कर लो। बताओ इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन था यार, सीधा सीधी माइंड आपको लगाना था, ठीक है, करना कुछ नहीं था। फोर्स पहले एक्सीलरेशन पता करो, उसके बाद में आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ने के बाद में क्या करना है, मास को हेवल्ड कर देगा वो, जब हेवल्ड करेगा तो उस केस में क्या करना है, जो हमने निकाल के लाया एक्सीलरेशन उसी को मल्टीप्लाई अगर 2 से कर दें तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 देखते हैं। हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार a velocity of 30 meter per second in 10 second. The mass of the car is 1500 kg. ऊपर से चला गया ना, कह रहा हमसे कि एक कार को कितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा यदि उस कार की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड में अटेम्प्ट करना है तो, और उस कार का जो मास है वो 1500 केजी है। नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं, समझिए। एक कार जिनका मास 1500 केजी है, उस कार को कितना फोर्स का जरूरत पड़ेगा 30 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को 10 सेकेंड में अटेंड करने में, जबकि अटेंड लिखा हुआ नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में 30 मीटर प्रति सेकेंड की वेलोसिटी को अटेंड करने में उनको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो वो टॉपिक हमने कवर नहीं किया। जब हम लोग मूव करते हैं तो क्या करते हैं कि हम बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो देखो कोई भी गाड़ी अगर मूव करेगी, ठीक है, उसको वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड अटेंड करना है तो उनको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके पीछे की तरफ, क्योंकि जब मैं लॉस करवाऊंगा वहां आपको बताऊंगा कि जो ये क्वेश्चन आपको अभी समझ में नहीं आ रहा वो वहां समझ में आ जाएगा। इतना समझो ना यार कि जब हम मूव करते हैं तो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसको हम लोग फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है, फ्रिक्शन कहते हैं, पीछे की तरफ लगाते हैं तो हम आगे मुड़ते हैं, स्विंग करते हैं तो पानी हम बैकवर्ड की ओर लेते हैं जब फॉरवर्ड मूव करते हैं तो, ठीक है। ये सब चीजें टॉपिक अभी समझाना नहीं है, तो बताओ समझ में आया या नहीं आया। अपने को निकालना क्या है, बेसिकली फोर्स निकालना है, ठीक है। तो गिवन क्या क्या है वो डेटा जरा सा कॉपी करते हैं। गिवन देखो क्या है, तो गिवन है अपने पास में मास गिवन है कितना, 1500 केजी का, ठीक है, किसका, कार का। और वेलोसिटी अपने पास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और टाइम दे के रखा है अपने पास में t इक्वल टू 10 सेकेंड, ठीक है, सेक में लिखा हूं। और अगर फाइनल वेलोसिटी की बात करें तो 0, ठीक है, 0 0 लो भैया 0।
ठीक। तो बताइए फोर्स क्या होगा। अब क्या करोगे, आपको तो एक ही फॉर्मूला पता है ना कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। जरा याद करो पीछे में हमने कुछ पढ़ा था, ठीक है। हमने कुछ पढ़ा था क्या, हमने ये पढ़ा था एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये पढ़ा था। देखो अब वो पीछे वाला तो कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि 11th में जाओगे तो यार 4 चैप्टर पढ़ोगे लगभग मोशन से रिलेटेड। एक पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन, ठीक है, उसके बाद में फिर आप पढ़ोगे 2D में, फिर पढ़ोगे अब सर्कुलर, फिर पढ़ोगे लॉज पढ़ोगे, फिर वेक्टर पढ़ोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, जो चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे वहाँ पे आप सर्कुलर पढ़ोगे, ठीक है, सर्कुलर पाथ वाला। तो फॉर्मूला अगर आपका बेसिक क्लियर है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो न्यूमेरिकल आगे में हिलेगा तक नहीं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। तो क्या हम एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू मास है 1500 और v, चलो एक बार शो कर देते हैं, v माइनस यू बाई टी, ठीक है। तो F इज इक्वल टू 1500 इंटू फाइनल 0, इनिशियल है 30, ठीक है, 30 किलोमीटर, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड किलोमीटर में कह रहा हूँ, और डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, ठीक। अच्छा रुको 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 रुको, हमने बेटे यहाँ मिस्टेक लिखा है, ये फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल 0 होगा, ठीक है। ये हमने गलत लिखा है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। इधर कर देता हूँ सब। तो F इज इक्वल टू 1500 30 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल 0 और टाइम अपने पास में है 10 दिया हुआ, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 गुना 30, 15 तिया 45, ठीक है, 4500 आ जाएगा न्यूटन के साथ में। देख लो यहाँ पे छूटा हुआ तो नहीं कोई ऐसा यूनिट। तो आंसर कितना आया 4500 न्यूटन। कोई आंसर मैच करो तो देखो, तो अपना आंसर भी सही है। फिर से एक बार समझा देता हूँ, जरा सा समझो। देखो इस क्वेश्चन में अपने को जो बेसिकली गिवन था वो ये गिवन था कि एक कार है जिसका मास 1500 kg गिवन था, ठीक है, और उस कार की जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड अटेंड करने के लिए 10 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो ये बताओ कि उस गाड़ी को 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड अटेंड करने में कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लो सपोज दैट आपको दौड़ना है ना, तो दौड़ने के लिए क्या है कि आपको कितना फोर्स आप बैकवर्ड लगा रहे हो तेजी से अगर दौड़ रहे हो तो वही कह रहा है कि जब गाड़ी रन करेगी, वजन ही है, तो रोड पे कितना बैकवर्ड लगा है ये फोर्स आपको बताना था, ठीक है। कॉपी कीजिए, क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 में हमसे कह रहा है a motorcycle is moving with a velocity of 90 kilometer per hour and it takes 5 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the bikes on the motorcycle if its mass along with the rider is 200 kg. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, ठीक है, और जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो 5 सेकंड में मोटरसाइकिल स्टॉप हो जाता है। तो कैलकुलेट करें कि फोर्स कितना अप्लाइड हुआ है मोटरसाइकिल पे जब ब्रेक अप्लाइड किया गया था। यदि राइडर और बाइक का मास 200 kg है तो, फिर से शॉर्ट में समझाऊंगा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है
कि एक मोटरसाइकिल जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ में मूव कर रही है, ठीक है। जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है तो उस मोटरसाइकिल को रुकने में 5 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। तो हमें ये बताया कि कितना फोर्स एग्जर्ट किया ब्रेक ने मोटरसाइकिल पे, यदि मोटरसाइकिल का और जो राइडर है जो ड्राइव कर रहा है उन दोनों का मास 200 केजी है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास में -1000 न्यूटन, ऑप्शन बी है 100 न्यूटन, ऑप्शन सी है 990 न्यूटन और ऑप्शन डी है 1100 न्यूटन, ठीक है। तो क्या क्या गिवन है, सबसे पहले उसको तो कॉपी करो यार। देखो अपने पास में मास गिवन है 200 केजी का, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी अपने पास में गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है, तो 90 किलोमीटर पर आवर। पहले इसको चेंज कर देते हैं मीटर में, ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। तो 90 किलो मीन्स 1000 और आर मीन्स 60 इंटू 60, 60 मिनट गुना 60 सेकेंड, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 6 के टेबल से कट कर रहा हूं, 6 1 जा और 6 15 जा, फिर 3 से कट कर रहा हूँ, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ठीक है। यही रोकते हैं। 2 से कट कर दूं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5, u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी ब्रेक अप्लाई होगा 0। टाइम आपके पास में गिवन है, जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो 5 सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, तो बाबू फोर्स आपको यहां से निकालना है, ठीक। देखो फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। क्या इतना में काम बन जाएगा, सोचो जरा, क्या इतना में काम बन जाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। हमने पिछले क्वेश्चन में किए थे, क्या किए थे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन के प्लेस पे हमें क्या रखना है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। मास आपके पास में गिवन है 200 केजी का है। फाइनल वेलोसिटी जब ब्रेक अप्लाई होगा 0, इनिशियल कितना गिवन है, तो 25, टाइम कितना है 5। अगर 5 से इसे कैंसिल कर दे तो काम बन जाएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि 40, ठीक है। तो F इज इक्वल टू कितना जाएगा, 40 इंटू, देखो 25 में से 0 को घटाओगे तो भाई -25 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं तो F इज इक्वल टू 25 4 जा 100 होता है, एक 0 है लगा दें, प्लस माइनस माइनस कितना न्यूटन आ गया, 1000 न्यूटन, ठीक है। तो जो ब्रेक अप्लाई किया गया तो मोटरसाइकिल ने कितना फोर्स लगाया है, 1000 न्यूटन का। नेगेटिव साइन का मतलब यही है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। चले ठीक करें, बताइए कोई कंफ्यूजन है तो, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। देखो यार क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। बहुत छोटा मैं इक्वल का साइन लिख रहा हूं, प्रॉब्लम ना हो, और कहीं मिस्टेक हो वर्ड मीनिंग वगैरह में थोड़ा तो ध्यान रख लेना, हो सकता है मिस्टेक लिखने में, कॉपी पेस्ट में हो जाता है प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। लिखा आ 150 ग्राम बॉल ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक द palm of a player hand and is stopped in 0.0 second. Calculate the force exerted by the ball on the hand. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक 150 ग्राम का बॉल 30 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है, ठीक है। और एक प्लेयर के हाथ से टकराती है, मतलब कि हाथ में जाके उसकी जो कैचिंग करते हैं हाथ में टकराती है।
तो उसे रुकने के लिए 0.0 सेकेंड का टाइम लगता है। तो ये बताए कि बॉल ने प्लेयर के हैंड पे कितना फोर्स लगाया है। ठीक है, फिर से समझाता हूं। देखिए, ये बॉल है, ठीक है। मान लीजिए कि 150 ग्राम का ये बॉल है, ठीक। और ये बॉल 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक, आ रही है इसे, और आके हाथ से टकराती है। जो प्लेयर है जो कैचिंग कर रहा है उसके हाथ से टकराती है। तो इस बॉल को रुकने में 0.0 सेकेंड का टाइम लगता है, ठीक है। तो आप कैलकुलेट करके मुझे ये बताएं कि कितना फोर्स इस बॉल ने हाथ पे एग्जर्ट किया है, ठीक है। कितना फोर्स एग्जर्ट किया है ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए जरा सा देखें। चलो जी, तो हमने मान लिया कि ये बॉल है, ठीक है, और इसका मास अपने पास में गिवन है। कितना मास गिवन है? तो मास गिवन है 150 ग्राम्स, ठीक है। और ये बॉल ट्रेवल कर रही है, ठीक है, ट्रेवल कर रही है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्वेश्चन आपको पकड़ना है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक। और इस बॉल, जब ये बॉल प्लेयर के हैंड से जाके टकराती है तो 0.06 सेकेंड में रुक जाती है, यानी कि टाइम गिवन है 0.06 सेकेंड, ठीक है। जब रुकेगी तो फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। बॉल ने कितना फोर्स हैंड पे एग्जर्ट किया है, कितना फोर्स लगाया है, ये अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। आइए जरा सा देखें। तो अपने को पता है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। एफ इज इक्वल टू एम। एक्सीलरेशन को क्या हम लिख सकते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो F इज इक्वल टू मास कितना है? 150 ग्राम्स। लेकिन याद रहे आपको केजी में कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो हम इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यही करते हैं। M इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ गया केजी में भैया। जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया तो M इज इक्वल टू 15 इंटू 10 का पावर क्या 2 लिख सकते हैं हम? एक और एक 2 जीरो है, ठीक है। ये आ गया केजी में, लेकिन माइनस का, ठीक है। तो 15 इंटू 10⁻⁻², और फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल अपने पास में गिवन है 30 और टाइम गिवन है 0.06, ठीक। आराम आराम से समझो। तो F इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻², ठीक। जीरो में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -30, और 0.06 से अगर इसकी पॉइंट हटा दिया जाए तो 100 जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसल आउट कर दें, ठीक है, क्योंकि इसको ओपन करके लिखोगे तो वही आएगा। अगर ना समझ में आए तो देखो यार, 100 जो होता है वो इक्वल होता है 10 का पावर 2 के, ठीक है। तो प्लस और माइनस जब एक्सपोनेंट यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अगर बेस सेम है तो पावर का एडिशन होता है, तो ये तो पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में दोनों इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल होगा। अरे हाँ या ना बता, कंफ्यूजन तो नहीं है? तो F इज इक्वल टू प्लस 15 इंटू -30 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 50। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15 इंटू -5, मल्टीप्लाई करेंगे यार तो ये मिल जाएगा -15 चौका 60, 15 25 75, ठीक है, 75 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? -75 न्यूटन। अब माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है? कि जो बॉल है वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा है, ठीक है। जैसे हमने कैचिंग किया तो फोर्स जो लगाया बॉल ने कितना लगाया? -75 न्यूटन का लगाया, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताओ, फिर समझा दिया जाएगा। मेरे उम्मीद से होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार समझाना पड़ रहा है, ठीक है। आराम से समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में पहले, फिर जो लिखा उस लैंग्वेज में उसको तोड़ मरोड़ के आपको समझाना पड़ता है, ठीक है। तो कॉपी किया जाए, एक क्वेश्चन और कराते हैं। क्वेश्चन 5 करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
राम राम से समझिएगा। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration 20 meter per second square। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि एक 5 न्यूटन का फोर्स मास m1 और एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मास m2 एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देता है। ठीक है, what is acceleration would it give if both the mass were tied together? तो क्या एक्सेलरेशन देगा यदि हम दोनों मास को क्या करें, बांध दें। ठीक है, क्या करें, बांध दें। फिर से समझाता हूं आसान करके। एक 5 न्यूटन का फोर्स मास m1 और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देता है और मास m2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देता है। ठीक है, क्या एक्सेलरेशन देगा यदि दोनों का मास बांध दे, ये अपने को निकालना है। समझाता हूं मैं डायग्राम से। 5 न्यूटन का फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं, या तो इसे समझो कि 5 न्यूटन का फोर्स आपको m1 मास दे रहा है। ठीक है, क्या दे रहा है, m1 मास दे रहा है। साथ में एक्सेलरेशन क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही 5 न्यूटन का फोर्स आपको m2 मास दे रहा है और एक्सेलरेशन दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये F2 है। कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, 5 न्यूटन का। ठीक है, तो मुझे ये बताओ यदि दोनों मास को बांध दिया जाए। ठीक है, अगर दोनों मास को क्या कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो कितना एक्सेलरेशन देना चाहिए या देगा। ठीक है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। आइए जरा सा बात करें। तो अलग अलग दोनों को निकाल लेते हैं, है ना। पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन m1 मास के लिए। ठीक, लिख देता हूं फोर बॉडी को रहने दो, नहीं लिख रहे हैं। लिखते हैं कि फोर्स इक्वल टू, वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f1 बाई m1। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ चाहता तो मैं दोनों को रिप्रेजेंट कर सकता था। चलो एक्सेलरेशन a1 ले लेते हैं, इसको a1 ले लिया, इसको a2 ले लिया। ठीक है, तो रखो जरा सा वैल्यू। फोर्स कितना, 5 न्यूटन का। मास आपको पता है क्या, अच्छा सुनो 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 सुनो, मिस्टेक हुआ। मास ही तो निकालना है यार। m1 इज इक्वल टू f1 अपॉन e1 आ जाएगा। हम क्या निकाल रहे थे, अपने पास तो मास पता ही नहीं है, मास तो पहले कैलकुलेट करना है यार। तो m1 इज इक्वल टू 4 से 5 न्यूटन का और एक्सेलरेशन है 10 का। ठीक है, तो सीधा सीधी डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 kg। ठीक है, ये मास पता चल गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट का। आगे में चलते हैं। सिमिलर F2 इज इक्वल टू m2 a2। ठीक, यहां से m2 निकाल लेंगे तो m2 इज इक्वल टू f2 बाई a2 आ जाएगा। अब इस बार चेंज है, F2 तो सेम है 5 का और 20 आ गया भाई आपके पास में एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से मास निकालने जाओगे तो कितना आएगा, देखो बहुत जगह है अपने पास। 5 को हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो भाई हम यहाँ से डेसिमल लगाएं, एक जीरो दे दिया तो 20 दूना 40। कितना बचेगा, बचेगा यहाँ से अपने पास में 10 का। ठीक है, फिर जीरो प्रोवाइड करेगा तो 20 2500। ठीक है, कैंसिल हो गया, कितना आया, तो m2 अपने को यहां से मिल गया 0.25 kg। बताओ, यहां तो कोई कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि यदि हम दोनों मास को क्या करें, बांध दें इस तरीके से, दो है ना, तो मान लेना
ये मास तो कम लगेगा, इन दोनों को अगर मान लो इस तरह बांध देंगे तो कितना एक्सीलरेशन देना चाहिए, ठीक है, कितना एक्सीलरेशन देना चाहिए, कोई बात नहीं, एक्सीलरेशन निकालना है अपने को, ठीक है। पहले हम टोटल मास करते हैं, टोटल मास, टोटल मास m1 प्लस m2, m1 आया है 0.5 प्लस m2 आया है 0.25, इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.75 kg, ठीक है। ये क्या पता चल गया, टोटल मास, टोटल मास को हमने कैपिटल M लिखा है। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स बाय टोटल मास, ठीक है। आगे हम चलते हैं, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, अपने पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा, फोर्स में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, चलिए नहीं आया 5 का। मास कितना है भाई अपने पास में 0.75, अगर पॉइंट हटा दिया जाए तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो A इज इक्वल टू 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, बचा यहाँ से 2 और 5 5 जा 25, ठीक है। और आगे में चले तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 3, और 20 जब डिवाइड करोगे, देखो 3 से डिवाइड करोगे 20 को तो 3 छक 18, बचेगा कितना, 2, पॉइंट लगा दो भाई 0, फिर 20 आ गए 3 छक 18, फिर पॉइंट प्रोवाइड करेगा 3 छक 18, तो 6.666 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6.6666, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये अपना आंसर है। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। क्या क्या हमने किए इसमें, सारा देखो फिजिक्स में जो होता है ना वो बेसिक का खेल होता है। आपको मैथमेटिक्स का बेसिक पता होना चाहिए, डेसिमल फॉर्म को, अगर डेसिमल को रिमूव कर रहे हैं कितना जीरो बैठेगा, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर से हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो उसका पावर में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, एडिशन होगा, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ट्रांसपोज वगैरह, ठीक है। ट्रांसपोज आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने कहाँ पे किया था, पिछले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास में 1/100 है तो आप इसको लिख सकते हो 10⁻⁻², ठीक। अगर कहीं आपके पास में गिवन है 1/10 तो इसको आप लिख सकते हो 10⁻⁻1। ये सब छोटी छोटी चीजें यार क्लियर करो, ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है कि बेसिक कैलकुलेशन चलता है, ठीक है। और क्वेश्चन को पढ़ो, क्या गिवन है उसको कॉपी करो, फिर माइंड लगाओ थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा नहीं, ज्यादा लगाना पड़ेगा, सोचो क्या क्या गिवन है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, और हम कोशिश कर रहे हैं लेके चल ही रहे सब, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉज को, ठीक है। और एक लेक्चर में कोशिश करेंगे लॉज को कंप्लीट करने का, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा, ठीक है, या तो 2 लॉज को हम डिस्कस करके न्यूमेरिकल करा देंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि जो फिजिक्स का है ये तो लंबा खींचेगा, ये मार्च में कंप्लीट नहीं होगा, कोशिश किया जाएगा कि 8-9 चैप्टर जो है लगभग आपका फाउंडेशन सीरीज का जो है वो इस मंथ में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो अप्रैल के एंडिंग तक 8 क्लास का जो मैथ है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। शायद 2-3 चैप्टर रुकेगा, रुकने का उम्मीद तो नहीं है, लेकिन कह सकता हूँ कि शायद रुके, ठीक है। क्योंकि देखो यार इतना ईजी काम नहीं होता है लेक्चर को शूट करना, ठीक है। कितनी बार आपको, आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिजिटल बोर्ड नहीं, मिटाओ उसको, ठीक है, मिटाओ फिर लिखो, फिर उसको सॉल्व करो, फिर मिटाओ, तो ये सब में काफ़ी बर्डन पड़ता है, इजी नहीं होता है, ठीक है। लेक्चर को शूट करना, अपलोडिंग करना, बहुत टाइम चला जाता है इसमें। दूसरी बात है कि ऑफलाइन क्लासेस होते हैं, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं, तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।